सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1062, जिसका टाइटल है एडवेंचर इन द लैंड ऑफ साइंस। ये वही चैप्टर है जिसमें हमें वेगापंक के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में पता चलने वाला है। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। कवर पेज में हम देख सकते हैं कि चॉकलेट टाउन जो कि बिग मॉम के आइलैंड पे एग्जिस्ट करता था, इस समय वो बर्फ से ढक चुका है। आखिर ये पॉसिबल कैसे है? बिग मॉम के टाउन पे इतना सारा बर्फ। काफी सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे पॉसिबली आओकीजी आया होगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि आओकीजी ऑलरेडी ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के साथ काम कर रहा है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आओकीजी चॉकलेट टाउन पर आया हो ना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों, तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो हो सकती है पुडिंग। बिकॉज पुडिंग के पास वो एबिलिटी है जिसको वो अवेकन करके पॉनिग्लिफ्स को पढ़ सकती है एंड हो सकता हो ये एबिलिटी ब्लैकबियर्ड को चाहिए हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि सांजी के भाइयों के पास ऐसी कोई एबिलिटी थी जिससे वो इतनी सारी बर्फ एक ही बार में क्रिएट कर पाए। आओकीजी इज माय बेस्ट गेस। बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर भी आपको एक ऐसा ही काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन देगा जैसा कि हमने ड्रेस रोजा एंड बिग मॉम के आइलैंड यानी कि होल केक टाउन पे जाते हुए देखा था, जहाँ पे घुसते हुए चीजें काफी वियर्ड लग रही थी। जैसे कि जब ड्रेस रोजा पे गए थे तो खिलौने दिख रहे थे, बिग मॉम के आइलैंड पे गए थे तो वहाँ पे अजीबोगरीब बात करने वाली चीजें दिख रही थी। और इसी तरह से जब यहाँ पर हम वेगापंक के आइलैंड पे आए हैं तो हमें कई सारे रोबोटिक चीजें देखने को मिल रही हैं। तो हाँ, ये वाला जो आर्क है ये भी एक काइंड ऑफ एक वियर्ड स्टार्ट देता है जो कि हम पिछले काफी सारे आर्क्स में देख चुके हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है जब पूरे के पूरे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एकदम फ्रीक आउट हो जाते हैं कि वेगापंक यहाँ पे। और फ्रांकी यहाँ पे एक्चुअली काफी ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज ऑब्वियसली वेगापंक उसके लिए एक रोल मॉडल है। इस फीमेल वेगापंक को हमने पिछले चैप्टर में देखा था। फ्रांकी उससे चिल्लाकर बोलता है कि मैंने 2 साल तुम्हारे होम टाउन बाल्टीमोर में बिताए हैं, मैं तुम्हारे लैब के एक एक कोने तक गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतना सारा सामान था कि मैं हर चीज को स्टडी नहीं कर पाया। यहाँ पे उसोप एक्साइटेड है क्योंकि उसके सामने इतना बड़ा रोबोट आ गया और वो सोच रहा है कि जनरल फ्रांकी से ये रोबोट कितना बड़ा है। एंड सांजी एज यूजुअल वेगापंक को देख के एकदम गच्च है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबिन ऑलमोस्ट अपने पावर्स एक्टिवेट करने वाली है और वो बोलती है 1 मिनट रुको। ये मैंने पहली बार देखा है कि वेगापंक एक औरत है और ये तो कुछ ज्यादा ही जवान लग रही है। वेगापंक तो काफी सालों से एक्टिव है। तो यहाँ पे वो वेगापंक यानी कि पंक 02 रिवील करती है कि आखिर तुमसे किसने बोला कि ये मेन स्टेला बॉडी है। यहाँ पे जो स्टेला वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू पंक 02 जो मेन वेगापंक है यानी कि जो मेन वेगापंक की बॉडी है उसको स्टेला बोला जाता है। तो करंटली जो पंक 02 है उसका जो निक नेम है वो है वेगापंक लिलिथ। पंक 02 यानी कि लिलिथ उन्हें बताती है कि हमें हमेशा रिसर्च के लिए पैसे कम पड़ते हैं, तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम अपना खजाना यहीं पर छोड़ दो। यहाँ पे नामी ये बात सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली पैसों की बात है। वो बोलती है कि ये पानी कम ठंडे नहीं थे जो तू भी अपनी औकात दिखा रही है। तुमने हमें अभी अभी जस्ट उस शार्क से बचाया है, अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने हमें उस शार्क से आखिर बचाया क्यों? वो पंक 02 उनके ऊपर गुस्सा के बोलती है कि बहरी हो क्या, ये कोई रेस्क्यू नहीं है। इस समुद्र में चोरी छुपे घुसना इम्पॉसिबल है, अगर जरा भी होशियारी की तो तुम्हें तुरंत ही डुबा दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं कई सारे मॉडिफाइड सी किंग्स जो कि पूरे के पूरे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के बोट को घेर लेते हैं। एंड वुड यू बिलीव कि ये सी किंग्स एक्चुअली में उस रोबोट से भी 2 गुने या 3 गुने ज्यादा बड़े हैं जिसने उनकी शिप पकड़ी हुई है। यहाँ से हम काइंड ऑफ गेस लगा सकते हैं कि वेगापंक कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर रिसर्च करता है। यहाँ पर फ्रांकी इन चीजों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसोप को ये नहीं समझ में आ रहा वो एक्साइटेड हो या डरे। इधर हम देखते हैं जोरो को कि वो बहुत ही शांत है एंड ही इज कामली एनालाइजिंग द सिचुएशन। तभी पंक 02 यानी कि लिलिथ को कॉल आता है और कोई उसको बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम किसको लूटने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें साइंटिस्ट होने की थोड़ी भी प्राइड नहीं है? तभी वो लिलिथ शाका नाम के बंदे को रिप्लाई करती है कि वेक अप टू रियलिटी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये प्राइड यहाँ की बत्तियां चालू रखेगा? लेकिन फिर वो बंदा उसे कॉल पे बताता है कि वो एक्चुअली में स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं और जो बंदा अभी अभी एम्परर बना तुम्हें क्या लगता है वो आराम से तुम्हारे सामने झुक जाएगा? तभी लिलिथ उसको रिप्लाई करती है इसीलिए तो मैंने इन्हें घेर लिया है, इनके पास बहुत बड़ा खजाना होगा। जिसपे वो शाका नाम का बंदा उसको बोलता है कि तुमसे बड़ा चूतिया नहीं है कोई, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आराम से योंको की क्रू को पकड़ लोगी? जरा एक बार ध्यान से उस स्वॉर्ड्समैन की आंखों में तो देखो, वो है और कोई नहीं बल्कि पायरेट हंटर जोरो है जिसकी बाउंटी 1.1 बिलियन है। देखो कितने आराम से खड़ा है वो। उसको पता है कि तुम उसकी औकात के अंदर में ही आती हो, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें खत्म करने में। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ की औरतें कम है? एक बार निको रॉबिन के हाथ पे ध्यान दो, पड़ के ऐंठ देगी। ये बातें सुन के लिलिथ उसको बोलती है लेकिन हमारे साइड से बहुत सारे सी बीस्ट हैं, जिसपे वो शाका उसको वापस से बताता है कि जो स्ट्रॉन्ग लौंडे होते हैं ना उनके लिए ये साइड की चीजें मैटर नहीं करती,
सबसे पहले वो तुझे ही खत्म करेंगे, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। अब जाके लिलिथ की बुद्धि खुलती है और उसको ध्यान में आता है कि वो एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को फंसा नहीं रही है, वो उल्टा उनके हाथों में फंस चुकी है। अभी जोरो बोलता है, ओए वेगापंक, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तो थोड़ा तमीज से बिहेव करना, समझ आया? एंड तभी हम अगले पैनल में देखते हैं पंक 01 रिवील्ड, जिसका नाम है डॉक्टर वेगापंक शाका, एंड इसे लेबल दिया गया है लॉजिक का। और ये शाका वापस से लिलिथ को रिप्लाई कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ, मुझे वैसे भी उस क्रू में अब कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। तो गाइस यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर जोरो को वेगापंक से क्या चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर फ्रांकी को कुछ चाहिए हो, बट जोरो डिमांडिंग समथिंग विथ वेगापंक, नाउ दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। सो यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा गैस जो लगता है, और वो एक्चुअली में ओडा के एसबीएस से निकल के आता है, जहाँ पे एक एसबीएस में किसी ने ओडा सेंसे से पूछा था कि अगर जोरो कोई डेविल फ्रूट खाएगा तो उसको आप कौन सा डेविल फ्रूट देना चाहोगे। इस पे ओडा सेंसे ने एक्चुअली में रिप्लाई किया था कि मैं जोरो को नहीं बट उसके स्वॉर्ड को डेविल फ्रूट खिलाना चाहूंगा, और वो डेविल फ्रूट और कोई नहीं बल्कि काइडो वाला डेविल फ्रूट होगा। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जोरो एक्चुअली में वेगापंक से डिमांड करे कि वो उससे कोई ऐसा टेक्निक बताए जिससे वो अपने स्वॉर्ड्स को डेविल फ्रूट से इम्ब्यूज कर पाए। पर ये चीज सुनने में थोड़ी सी वियर्ड लगती है। Now there is one more possibility जो कि मैं सोच सकता हूँ कि जोरो पॉसिबली स्माइल डेविल फ्रूट्स का कोई तोड़ मांगे, क्योंकि वो यासु का काफी अच्छा दोस्त था और जो भी उसने यासु के साथ होते हुए देखा उसे पसंद नहीं आया होगा। तो अपने दोस्त के लिए एट वेरी मिनिमम वो यही कर सकता है कि वो स्माइल डेविल फ्रूट्स के लिए कोई एंटीडोट वगैरह बनाने को बोले वेगापंक से। इसके अलावा कुछ लोग को मैंने ये भी कमेंट करते हुए देखा है कि शायद लोग ये बोल रहे हैं कि वो उससे एक रिप्लेसमेंट आई मांगे, जहाँ पे ऐसा लोग बोल रहे हैं कि शायद जोरो की आंख खराब हो चुकी है और वो कोई दूसरा आंख लेने के लिए जाए वेगापंक से, जो कि एक बहुत ही चूतिया चीज मुझे लग रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या कहते हैं, जोरो में गेट सम काइंड ऑफ आई जो कि उसको पॉइंट करने में, पिन पॉइंट करने में इजी पड़े ड्यूरिंग हिज बैटल्स। तो वो मुझे काफी अजीब लगा, और जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई केस नहीं होने वाला। एंड जो सबसे लास्ट एंड ऑब्वियस चीज हो सकती है जो कि आपके दिमाग में भी आई होगी कि जोरो एक्चुअली में वेगापंक से बोल रहा हो कि भाई लूफी को खोजने में मेरी हेल्प करो। इन सभी केसेस में से आपको क्या लगता है कि आखिर जोरो क्या डिमांड करेगा वेगापंक से? एंड अगर आपके दिमाग में कोई और चीज है जोरो को लेके तो आप वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूफी और बोनी के ग्रुप को, जहाँ पे लूफी बोनी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले आई हो? तो बोनी उसको रिप्लाई करती है, हाँ मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ जब मैं छोटी बच्ची थी, तब ये बहुत छोटा सा लैब हुआ करता था। तो लूफी उससे पूछता है, अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आई हो? बोनी उसको बताती है कि मुझे कुछ जवाब चाहिए, मैं वेगापंक की जान ले लूंगी अगर मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। वेगापंक ही वो इंसान है जिसने मेरे पिता को साइबॉर्ग बना दिया। लूफी ये चीज सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लूफी ने साइबॉर्ग के नाम पे फ्रांकी को देखा है। लेकिन फिर बोनी उसको बताती है कि ऐसा नहीं है, मेरे पिता के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कौन है। इस समय वो कुछ भी नहीं बल्कि एक जिंदा लाश की तरह है जो कि बस एक वेपन की तरह काम करता है। जिस पे जिम्बे बोलता है कि ये बहुत वाहियात बात है और इसके लिए माफी नहीं देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी और बोनी एक्चुअली में एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं, और जैसे ही वो सरफेस पे आते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा सा शहर है, और ये शहर देखने में बिल्कुल एक आर्केड पार्क जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखने में सब कुछ बिल्कुल रोबोटिक सा लग रहा है। इसके बाद हमें अगले पैनल में रिवील होता है द वेगा सिटी। मैं इसे वेगा सिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे कोई नाम नहीं दिया गया है। तो ये एक्चुअली में देखने में एक बहुत बड़ा सा आर्केड पार्क जैसा लग रहा है, क्योंकि पूरा थीम ही ऐसा है, रोबोट्स हैं, डायनासोर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े से पार्क में आ गए हैं। यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं कि एसएसजी का भी लोगो लगा हुआ है, तो मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस जगह पे एसएसजी को मैन्युफैक्चर किया गया हो। यहाँ पर बोनी उसे साबो के बारे में बताने वाली थी क्योंकि ऑब्वियसली वो साबो से मरी जोइस में मिली थी, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि ये चीज वो बाद में लूफी को बताएगी। अब लूफी इन सारी चीजों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब बच्चा कोई एडवेंचर पार्क में जाता है तो उसी तरह से लूफी भी कूद के जाता है, और वो जो बड़ा सा ड्रैगन है उसकी तरफ गम गम रॉकेट करके वो उड़ जाता है हवा में। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ा सा ड्रैगन एक्चुअली में लूफी को खा लेता है, लेकिन ये चीज हमें बस ऊपर ऊपर ही दिखती है। एक्चुअली में लूफी उस ड्रैगन के आर पार हो जाता है। जब मैंने पहली बार ये सीन देखा था तो मुझे लगा ये गियर 5 की कोई एबिलिटी है, बट एक्चुअली में यहाँ पर सीन कुछ और है, क्योंकि इसके बाद इन लोगों को खाने पीने की भी चीज दिखती है। इस पे लूफी, बोनी और चॉपर ये तीनों टूट पड़ते हैं, एंड जैसे ये इसके ऊपर कूदते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो नीचे जमीन में धंस जाते हैं। और फिर इन सभी को रियलाइज होता है कि ये इन चीजों को बस देख सकते हैं बट उसे छू नहीं सकते। तो लूफी यहाँ पर बोलता है कि ऐसा तो नहीं हम मर गए, हम आत्मा बन गए और हम चीजों के आर पार हो जा रहे हैं। तो बोनी उसको बताती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम भूत नहीं है, एक्चुअली में ये सब कुछ असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब कुछ बस एक होलोग्राम है। इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि लूफी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और देखने में लग रहा है कि उसने गियर 5 एक्टिवेट कर लिया है, बट आई गेस ऐसा कुछ नहीं है, इतनी आसानी से लूफी गियर 5 नहीं एक्टिवेट करेगा। तो बोनी उसको समझाती है कि एक्चुअली में होलोग्राम एक 3D इमेज होता है जो कि लाइट का बना होता है, और ये सारी चीजें आप साइंस फिक्शन वगैरह में देखोगे, ब्ला ब्ला करके उसको सारी साइंस की चीजें समझाती है, जो कि ऑब्वियसली लूफी के सर के ऊपर से
जाती हैं। और जिम्बे भी इस बात से एग्री करता है क्योंकि इतना बड़ा रोबोट कोई भी नहीं बना सकता। और तभी चॉपर एक मशीन खोज लेता है जिसपे कई सारे खाने के बटन बने होते हैं। यहाँ पे जिम्बे पूछता है कि यार जहाँ तक मुझे याद है फिर यहाँ पर क्लाइमेट इतना वार्म कैसे है। और तभी अगले पैनल में हम देखते हैं कि एक जायंट बच्ची चलते हुए आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पंख, और वो बताती है कि इस समय इस आइलैंड का इन्वायरमेंट ट्रॉपिकल मोड पर सेट है। वो आगे बताती है कि उसके आइलैंड एयरकॉन वाले इन्वेंशन से वो इस आइलैंड के टेम्परेचर को आराम से रेगुलेट कर सकते हैं। लूफी उसको देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की तो काइडो जितनी बड़ी है। और लूफी उसके मुंह पे जाके बोलता है कि तुम भी क्या होलोग्राम हो, और उसके ऊपर पंच करता है। इस पे वो बच्ची अनॉय हो जाती है और वो जोर का घूंसा मारती है लूफी को। लूफी दूर जाके उसी मशीन पे लड़ता है जिसको चॉपर ने खोजा था, जिसपे खाने के बटन बने हुए थे, एंड इसकी वजह से उनमें से एक बटन दब जाता है। एंड इसके बाद लूफी नोटिस करता है कि उसके बैकग्राउंड में एक बर्गर और कोला बन के रेडी है। एज यू नो बोनी भी एक बुक्कड़ है, तो वो जल्दी से कोला और बर्गर निकाल के लूफी को दिखाती है और बोलती है कि इस बार ये असलियत में एग्जिस्ट करता है। एंड फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि तीनों भर भर के खाना शुरू कर देते हैं और वहां से लगातार पता नहीं क्या क्या स्टीक, ओमुराइस, टोनकात्सु बना बना के वहां से निकालते हैं। इवन चॉपर यहाँ पर अपना कॉटन कैंडी केक निकाल रहा होता है, ये लोग फ्राइड चिकन निकाल रहे होते हैं, हॉट डॉग्स। मुझे भूख लग गया भाई मम। वो लड़की उन्हें बताती है कि ये मशीन मैंने इन्वेंट किया है। ये एक्चुअली में रॉ इंग्रेडिएंट्स लेके 500 अलग अलग यूनिक डिशेस 1 मिनट में बना सकती है। वो बोल रहे कि ऑल्दो मैंने इतना गजब का मशीन बनाया है बट मैं जरा भी खुश नहीं हूँ क्योंकि इस समय जो भी इंजीनियर्स हैं उनके अंदर बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है और ये मशीन को हम मास प्रोडक्शन में नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसके ब्लूप्रिंट्स को फॉलो करना इन इंजीनियर्स के लिए बहुत हार्ड है। इससे मुझे इंडिया के इंजीनियरिंग की सिचुएशन याद आ रही है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकल। इसके हम देखते हैं कि वो इस बात से इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि उसकी ये खाना बनाने वाली मशीन मास प्रोड्यूस नहीं हो सकती कि उसने एक होलोग्राम को जोर से पंच किया है एंड एक्चुअली में उस होलोग्राम को पंच लगा है। हमें ये भी पता चलता है कि ये बच्ची और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि एक आइलैंड एयरकॉन नाम का भी प्रोजेक्ट है जिसके साथ भी यही घटना हो रही है और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में लिविंग क्रिएचर्स का ध्यान रख सकता है और वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है इसीलिए ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो बताती है कि आइडियाज उसके पास बहुत हैं बट उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। तो उसको बताती है कि मेरे पास फोटोनिक ग्लव्स हैं जिसकी वजह से मैं फिजिकली लाइट से इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तो लूफी बोलता है कि अच्छा तुम जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रही हो वो रियल नहीं है। वो लड़की उसको रिप्लाई करती है कि क्या रियल है क्या नहीं ये एक बहुत पुराना डिबेट है, ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जिम्बे उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन। वो लड़की उसको बताती है कि मैं यहाँ की एक रेसिडेंट हूँ, साइंटिफिक जीनियस डॉक्टर वेगापंक। एंड फिर हम देखते हैं कि इसके कपड़े पर लिखा हुआ पंक 06 एंड नीचे रिवील होता है कि ये एक्चुअली में डॉक्टर वेगापंक एटलस है जिसे रात का टाइटल दिया गया है। यहाँ पर हम बोनी का रिएक्शन देख सकते हैं जो कि बोल रही है कि ये सब कुछ झूठ है। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि बोनी को एक्चुअली में नहीं पता है कि वेगापंक के अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि शायद जब वो पहले यहाँ पर आई होगी तो उसने वही पुराने वाले बूढ़े वेगापंक को ही देखा होगा। इसके अलावा काफी एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली है वेगापंक के बारे में जो कि मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ वीडियो के। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यू वर्ल्ड के समुद्र में वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक शिप निकल रही है एंड इस पे एक्चुअली में साइफर पोल वाले बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम अगले सीन में देखते हैं कि रॉब लूची और काकू यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। काकू लूची से बोल रहा होता है कि यार वेगापंक टेक्निकली एक ही आदमी है ना, लेकिन जितना वो जीनियस है उससे कहीं ज्यादा वो बिजी है। तो यहाँ पे वो वेगापंक के बिजी होने को कंपेयर करते हैं बीवर से। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, बीवर एक्चुअली में एक चूहा होता है, आई मीन चूहे के प्रजाति का होता है जो कि काफी एक बिजी लाइफस्टाइल जीता है। तो अगर आप बीवर का लाइफस्टाइल देखोगे तो वो एक्चुअली में नेचुरल डैम्स बनाता है छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह के अराउंड, और ये लकड़ी या पत्थर जैसी चीजों का यूज करता है इन डैम्स को बनाने के लिए। बेसिकली यहाँ पर लूची बोलता है कि आप वेगापंक को इमेजिन करो एक से ज्यादा बीवर जितना बिजी। तो आई होप आप ये मुहावरा समझ पा रहे होगे। बीवर एक्चुअली में इंग्लिश में एक मुहावरा है और इतने सारे टास्क को करने के लिए उसने खुद को 6 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया है। सो यहाँ पर आप स्प्लिट वर्ड पे ध्यान देना, उसने खुद को 6 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा है कि ना कि अपने 6 अलग अलग क्लोन्स बनाए हैं, क्योंकि अगर उसने क्लोन बनाए होते तो हर क्लोन अपने आप में एक अलग ही इंडिविजुअल वेगापंक होता। बट यहाँ पे उसने खुद को 6 पार्ट्स में तोड़ा है, या फिर आई वुड से अगर आप उसको भी काउंट करो तो एक्चुअली में खुद को इसने 7 पार्ट्स में तोड़ा है और ये सातों वेगापंक की अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। वैसे 7 एक काफी मैजिकल नंबर है अगर आप नोटिस करो तो, क्योंकि अगर आपको याद हो हैरी पॉटर सीरीज में भी वोल्डेमॉर्ट ने खुद को 7 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा था और अगर आपको याद हो उसने खुद को हर एक पार्ट में तोड़ने के लिए एक एक मर्डर कमिट किया था। सो पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है कि
कि 6 अलग अलग वेगापंक्स बनाने के लिए हो सकता है वेगापंक ने भी कुछ ऐसे डार्क काम किए हों। उसके बाद हमें अगले पैनल में रिवील होता है कि आखिर ये 6 सैटेलाइट्स कौन है। 6 सैटेलाइट मतलब 6 पार्ट ऑफ डॉक्टर वेगापंक, ये सभी कौन कौन से हैं। पंक 01 जिसका टाइटल है लॉजिक एंड इसका नाम है शाका। तो जैसा कि हमने अभी मांगा के स्टार्ट में ही देखा था कि ये वाला जो वेगापंक है ये थोड़ा दिमाग से काम लेता है, क्योंकि इसने तुरंत ही सेंस कर लिया था कि कैसे जोरो बहुत कामली एनालाइज कर रहा है पूरे सिचुएशन को, एंड इसीलिए शायद इस वाले वेगापंक को लॉजिक का नाम दिया गया है। और अगर मैं आपको शाका के बारे में बताऊं तो शाका एक्चुअली में जुलू किंगडम का राजा हुआ करता था, जिसने 1816 से लेके 1828 के बीच में जुलू किंगडम पर राज किया था। इसके बाद हम देखते हैं पंक 02 जिसका टाइटल है ईविल और इसका नाम है लिलिथ, जिसको हमने पिछले चैप्टर और इस वाले चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा था और आपने ऑलरेडी देख लिया कि इसका कैरेक्टर कैसा है, ये थोड़ा ईविल बिहेवियर दिखाती है। सो अगर आपको नहीं पता कि लिलिथ कौन है तो लिलिथ एक्चुअली में एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक फीमेल कैरेक्टर हुआ करती थी, एंड एक्चुअली में इसको ऐसा माना जाता है कि ये एडम की पहली वाइफ है। अगर आपको एडम और ईव के बारे में पता हो, जिसके बारे में आप क्रिश्चियनिटी में सुनते होंगे, तो अकॉर्डिंग टू जूइश माइथोलॉजी एडम की पहली वाइफ लिलिथ हुआ करती थी, जिसे गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया था, यानी कि बैनिश कर दिया गया था, क्योंकि वो एडम की बात नहीं मानती एंड उसे बाद में शी डीमन कह के भी जाना जाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं पंक 03 जिसका टाइटल है फ्लेयर और इसका नाम है एडिसन। तो एडिसन आई थिंक आपको पता ही होगा, तो ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और यहाँ पे फ्लेयर का मतलब है कि आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि आप कोई भी काम को परफेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पंक 04 जिसका टाइटल है विजडम और इसका नाम है पाइथागोरस। सो पाइथागोरस आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, मैथमेटिशियन हुआ करते थे पाइथागोरस, जिन्होंने एक फेमस थ्योरम दिया जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम नाम से जानते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। एंड विजडम का मतलब तो आपको पता ही होगा, वो इंसान जो हर चीज से ऊपर उठ चुका है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज पंक 05 रैथ और इसका नाम है एटलस। तो रैथ का मतलब आपको नहीं पता, तो रैथ का मतलब होता है गुस्सा, और मतलब काफी बड़ा वाला गुस्सा, जैसे कि हम बोलते हैं कि शिव जी का रैथ हमें देखने को मिलेगा, तो उस टाइप के गुस्से को रैथ कहा जाता है। एंड एटलस का मतलब एक्चुअली में एक टाइटन है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करता था, जिसको पनिशमेंट मिली थी कि वो पूरा का पूरा अर्थ और जो भी है वो सभी को अपने कंधों पर लेके चलेगा। सो कमिंग टू द लास्ट वन दैट इज पंक 06 जो जिसका टाइटल है डिजायर एंड इसका नाम है योके। सो डिजायर का मतलब तो आपको पता होगा किसी भी चीज की चाहत। एंड सो योके को अगर आप ज्यूइश माइथोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो इसमें योके एक लकड़ी का औजार होता है जो कि भैंसों के अराउंड बांधा जाता है ताकि उन्हें लेके हल चलाया जा सके। आप इमेजेस में देख सकते हो कि वो कैसा होता है। एंड ज्यूइश माइथोलॉजी में जैसा कि मैंने आपको बताया एक सर्विस का सिंबल इसे माना जाता है, एंड ऑफन टाइम्स इसे स्लेवरी से भी कनेक्ट किया गया है कुछ पिक्चर्स में। एंड इसके बाद खुद 7वां बंदा जो कि है डॉक्टर वेगापंक। फिर यहाँ पे CP0 रिवील करते हैं कि आखिर वो वेगापंक से मिलने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम बैकग्राउंड में देखते हैं एक सेराफिम कूमा। जी हाँ, एक सेराफिम जो कि बिल्कुल कूमा जैसा दिखता है, उतना ही मोटा है, उतना ही लंबा भी है शायद, एंड उसके पास भी ब्लैक विंग्स हैं जैसे कि बाकी सेराफिम्स के पास थे। तो बेसिकली उनके हिसाब से ये वाला सेराफिम ठीक से नहीं काम कर रहा और वो इसको वापस लौटाने जा रहे हैं। एंड उनका मिशन ये है कि लैब में जितनी भी कीमती चीजें हैं उन्हें बिना डिस्ट्रॉय किए किसी भी तरह से सारे के सारे वेगापंक्स को खत्म करना। यहाँ पर लूची बोलता है कि अच्छा, तो हम यहाँ पे इस दुनिया के सबसे यूजफुल इंसान को मारने जा रहे हैं। शायद ऐसे ऑर्डर्स इसलिए आए क्योंकि अभी हाल ही में लुलुशिया किंगडम में कुछ घटना हुई है। तो CP0 की मेंबर उसको रिप्लाई करती है, चीता जैसे इंस्टिंक्ट्स हैं तुम्हारे, तुम्हें तो ऐसे सवाल पूछने ही नहीं चाहिए। और काकू भी यही बोलता है कि हाँ, सवाल मत करो, हमें और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए लूची। और लास्ट लाइन एक कैलकुलेटेड प्लान के साथ चैप्टर नंबर 1062 खत्म। सो अगर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब बताऊं, खास नहीं, आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर में कोई उतनी बड़ी बात थी एक्सेप्ट द पार्ट कि हाँ, वेगापंक के 7 अलग अलग पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम सभी ने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में प्रेडिक्ट कर लिया था कि वेगापंक के कई सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो आई डोंट थिंक ये चैप्टर कुछ एक्स्ट्रा टेबल पर लेके आता है एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ, हमने बाकी के अदर वेगापंक से भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और CP0 वापस से स्ट्रॉ हैट के पास आ रहे हैं। तो काफी सारे लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें वापस से लूफी वर्सेस लूची देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे थोड़ा सा डिबेटेबल लगता है। डोंट थिंक ऐसा होगा अभी पॉसिबली। जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले चैप्टर्स में हमें डेविल फ्रूट्स के बारे में काफी कुछ पता चलेगा, क्योंकि ओडा सेंसे ने हमसे काफी पहले प्रॉमिस किया था फ्यूचर में एक साइंटिस्ट आएगा जो कि डेविल फ्रूट्स के बारे में हमें सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। तो कोई भी फाइट होने से पहले आई थिंक हमें काफी कुछ रिवील होते हुए देखने को मिलने वाला है। जहां तक बात है इस चैप्टर की, तो मुझे इस चैप्टर में उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला।
कि बिल्कुल वैसा ही है कि जब नए नए आर्क में एंट्री लेते हैं और वहाँ के अजीबोगरीब चीजें देखते रहते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता है, बिल्कुल वैसा ही मुझे फील हुआ इस चैप्टर से। ओवरऑल अगर मुझे रेटिंग देना होगा तो स्टोरी वाइज मैं इसको दे दूंगा 6 आउट ऑफ 10। एक्शन वाइज देयर इज लिटरली नथिंग, क्या 1 आउट ऑफ 10 ले लो। एंड पैनल वाइज यस कुछ इंटरेस्टिंग पैनल्स थे, सो 6 आउट ऑफ 10 फॉर दी पैनल्स। इसके अलावा आई डोंट थिंक अगला चैप्टर ब्रेक पे है, तो हमें ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा कुछ नई चीजें देखने के लिए। एंड इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर 1062 एडवेंचर इन द लैंड ऑफ साइंस। सो गाइस ये तो मेरा रिव्यू वीडियो ऑन चैप्टर 1062 एडवेंचर इन द लैंड ऑफ साइंस। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ और आप लोगों से बात करता रहता हूँ। कभी कभी मैं बिजी हो जाता हूँ बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पब्लिक वीसी में पड़ा रहता हूँ। स्पेशली अगर आप रात में आओगे तो मैं हमेशा आपको मिलूंगा। डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।